युवा भर्ती परीक्षा निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट। इसमें प्राचीन इतिहास है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें क्या है, कला एवं संस्कृति समाज शास्त्र है, ज्योग्राफी है, और भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, भौतिकी रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है, पर्यावरण भी है, कंप्यूटर भी से विविध भी है। ये सारे चैप्टर इसमें नोट्स में दिया हुआ है। तो पहला है ना कि भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था, पहला पॉलिटी चैप्टर है नोट्स का। तो बताइएगा, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है ना कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास है। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या क्या है, तो ये बोल रहा है। तो प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, पहले ये बताइए, प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? हाँ, प्लासी की लड़ाई ना 1757 में हुआ था। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो क्या तब क्या होगा? 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। हाँ, तो प्लासी की लड़ाई 1757 एवं बक्सर का 1764 में हुआ था, को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के शासन पर शिकंजा कसा। तो बोल रहा है कि प्लासी की लड़ाई 1757 एवं बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं, अब है एक्ट दिया हुआ, सभी इंपॉर्टेंट एक्ट है, बताइएगा। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा क्या क्या किया गया। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। तो बोल रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। आगे बोल रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मतलब इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा ना, किस एक्ट के तहत, मतलब किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, नाम दिया गया, तो क्या होगा? अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पर, हाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर बोलना है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बोल रहा है मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था, इसी के पूछा है मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन किया गया था, किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और आगे बोल रहा है कि इस एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर बोलेगा तो जो प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो 1773 एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। हाँ, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत जो है ना, कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थी, एवं अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। एक क्वेश्चन कल यूटेरिया पाजर में भी था। तो बताइएगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, क्या होगा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड थे। हाँ, तो याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा ना कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ना, सर एलिजा इम्पे थी, और अन्य 3 न्यायाधीश बोलेगा चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। और आगे बोल रहा है इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत? तो क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और आगे बोल रहा है इस एक्ट के अंतर्गत, मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग में संयुक्त रूप से करते थे, ठीक है। आगे बोल रहा है इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 में से लागू कर दिया गया। बताइएगा कि किस एक्ट को जो है ना 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया और 1774 में से लागू किया गया था। तो कौन सा एक्ट था वो? हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आगे बोल रहा है कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो देखिएगा कि किस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, किस एक्ट के तहत, क्या होगा? हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, तो याद रखना कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को
अब बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एवं गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो यार एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? तो किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एवं गवर्नर जनरल होता था। तो यानी पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, हाँ, जिसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था ना, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अगला दूसरा एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब हुआ था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था बताइए? 1781 में आया था। हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में ईस्वी में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने हेतु इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। मतलब जो कमी था ना, मतलब जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो भी कमी, मतलब उसको फुलफिल करने के लिए जो है ना 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो वही बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा ना कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया था, तो क्या होगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया था। ठीक है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। ठीक है, आगे बोल रहा है 1784 का पीस इंडिया एक्ट। 1784 का पीस इंडिया एक्ट के बारे में बोल रहा है कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था, तो क्या होगा? 1784 का पीस इंडिया एक्ट था ना। कहाँ ध्यान है? हार्ड है, पता है हार्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन की जो शुरुआत हुआ था ना 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही और एक कंपनी के द्वारा दूसरा संसदीय बोर्ड का द्वारा किया गया था। आगे बोला 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के अधिनियम के द्वारा ही कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तो बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक मतलब अलग कर दिया गया था, तो क्या होगा? 1784 का, हाँ 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था। आगे बोल रहा है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत ना राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत मतलब राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया था, तो क्या होगा? 1784 हाँ, 1784 का जो है ना 1784 का, याद रखिए 1784 का पूछेगा। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो है बताइएगा कि राजनीतिक मामलों के मतलब राजनीतिक मामलों के लिए किसका स्थापना किया गया और व्यापारिक मामलों के लिए किसका स्थापना किया गया था, क्या होगा? राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। हाँ सही है। और 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो है ना, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर कितना कर दिया? 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद का विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत बोल रहा है, इसी एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। ठीक है, इसी एक्ट के तहत वो किया गया था। अगला 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का क्या है? चार्टर अधिनियम है। मतलब 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राष्ट्र में देने की व्यवस्था की गई थी। तो बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कंपनियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी, तो क्या होगा? हाँ, 1793 का चार्टर अधिनियम। अब नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम है। ये देखिए 22/7/2018 में क्वेश्चन नंबर 69 से पूछा गया है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम है। तो बोल रहा है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन के साथ तथा चाय के व्यापार को एक अधिकार बना रहा। तो बताइएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन के साथ चाय तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा? किस अधिनियम के तहत, तो क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। और 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ना, इसके तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस अधिनियम के द्वारा
1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया था। तो क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम होगा। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही जो है ना पहली बार भारत में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में संवैधानिक स्थिति क्या की थी? स्पष्ट की गई थी। और आगे बोल रहा है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा ना कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब है 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम है। अब है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब बोल रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे बोला लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बोल रहा है 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग जो है ना उसका अध्यक्षता मैकाले का गठन किया गया। तो बताइए कि 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का गठन किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है 1834 में गवर्नर परिषद एक विधि आयोग अध्यक्षता मैकाले का गठन किया। तो याद रखिएगा ना कि 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का जो है ना इसका अध्यक्षता मैकाले किया था, गठन किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे बोल रहा है 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही जो है ना इस एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर उसका उन्मूलन किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर उसका जो है ना उन्मूलन किया गया था? तो क्या होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ना 1843 ईस्वी में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर उसका उन्मूलन किया गया। आगे बोल रहा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का जो है ना अधिकार दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ना संपूर्ण देश के लिए जो है ना एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। और आगे बोल रहा है कि भारतीयों को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पे कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरुद्ध कारण इसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। तो यह होगा, याद रखिएगा 1833 का चार्टर अधिनियम ही होगा। अगला कि 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में केवल उसके राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि चार्टर अधिनियम 1853 है। अब नेक्स्ट अधिनियम क्या है? तो चार्टर अधिनियम 1853। इसके तहत क्या क्या किया गया? इसके देखिए, इस अधिनियम के द्वारा मतलब चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई? तो क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, हाँ, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा जो है ना संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद में आगे चलकर जो है ना लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। अब पहली बार सिविल सेवाओं को भारतीय में शामिल करने का प्रावधान किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बताइए क्या होगा? हाँ, तो पूछेगा क्वेश्चन है कि पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो क्या होगा? 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ना पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। आगे बोल रहा है इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को में विधायी कार्यों के लिए 6 विशेष सदस्य जोड़कर विस्तार किया गया और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी कार्यों के लिए 6 विशेष सदस्य जोड़कर विस्तार किया गया और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। आगे बोल रहा है इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ ना कि भारतीयों मतलब केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। अब नेक्स्ट है 1858 ईस्वी का शासन अधिनियम। 1858 का शासन अधिनियम बताइएगा। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। तो बताइएगा कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा?
हाँ, तो भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किया गया था, इसी के तहत किया गया था। और आगे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारत का शासन अब कंपनी से हटाकर क्राउन को स्थापित कर दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? हाँ, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ना, भारत का शासन अब कंपनी से हटाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। आगे बोल रहा है कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखिए ना कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। और इसके द्वारा भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था के क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्या होगा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था? हाँ, 1858 का ना भारत शासन अधिनियम था। आगे बोल रहा है कि 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। ये भी था 1858 का भारत शासन अधिनियम ही था। आगे बोल रहा है कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था? क्या होगा? हाँ, तो याद रखिए ना कि कुछ पूछेगा ना कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था? तो क्या होगा? 1858 का, हाँ 1858 का भारत शासन अधिनियम होगा। ठीक है, कि जो है इसके मैं बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पूछेगा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कब लाया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था। हाँ, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा ना कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। रहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी? तो क्या होगा? भारत का अंतिम वायसराय क्या? तो याद रखिएगा ना कि भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही कानून बनाने की प्रक्रिया को भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की विधान परिषद के न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इनमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। आगे बोल रहा है 1862 के कैनिंग के 3 भारतीयों, 1862 में कैनिंग के 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद मनोनीत किया गया। ठीक है, तो 1862 में कैनिंग के 3 भारतीय थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। आगे बोल रहा है वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती है। किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो क्या होगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती है। आगे बोला कि 1873 का अधिनियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1873 का अधिनियम, इसके द्वारा क्या बोला गया कि 1873 का अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो क्या होगा? 1873 हाँ, तो 1873 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 73 है ना, 1873 का अधिनियम के द्वारा जो है ना उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब जो है ना भंग कर दिया गया था? कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 1884 को।
1 जनवरी 1884। अगला है कि शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम क्या है? 1876। इसमें क्या बोला गया है कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। किस अधिनियम के द्वारा? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। और शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा जो है ना 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो क्या होगा? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। हाँ, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। अब है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें बोल रहा है कि पहली बार कार्यकारी परिषदों में प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया था, किंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछे, देखिए 22/7/2018 में क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया है। तो बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार कार्यकारी परिषदों से प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था? तो क्या होगा? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। हाँ, तो याद रखिए ना कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है ना पहली बार कार्यकारी परिषदों से प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, किंतु वे अनुपूरक प्रश्न जो है ना नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है। और आगे बोला कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत जो है किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो क्या होगा? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। हाँ, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था ना 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही हुआ था। आगे आइए, अगला है 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है। 1909 है ना, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है। 1909 ईस्वी का बोल रहा है, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, मतलब इस अधिनियम के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जानते हैं? तो क्या होगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ये 22/7/2018 में क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है। आगे बोल रहा है कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम में इसमें विधायी परिषद और अधिक विस्तार करने और अधिक प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने का संबंधी उपबंध किया गया है। और वायसराय के कार्यकारी परिषद के साथ साथ प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और बोल रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ साथ प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति के प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आगे बोल रहा है स्वतंत्र श्री प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। बताइए कि वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे वायसराय की? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ना वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। आगे बोला सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, ये मत दे सकते थे। किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो क्या होगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था। हाँ, सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, ये मत दे सकते थे। ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। आगे बोला मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? क्या होगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। हाँ, तो याद रखने की पृथक चुनाव क्षेत्र जो है ना प्रदान किया गया था मुसलमानों को 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था। इसलिए जो है ना लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। हाँ, आगे बोल रहा है कि 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी को भारत शासन अधिनियम बोलेंगे। 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस बोल रहा है इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान परिषद जो है किया गया था। ये 25/8/2019 क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। तो बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1919 का मॉन्टेग्यू ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो है ना द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा की स्थापना किया गया। आगे बोला 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों का संख्या कितना थी? तो 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित थे। आगे बोला देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोन कार्टियस थे और प्रणाली का प्रारंभ किया था। यह है कि किस अधिनियम के द्वारा देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो क्या होगा?
1919 का हाँ 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, याद रखिए कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है ना देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अब बताइए कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो क्या होगा? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस थे। आगे बोल रहा है कि भारत का सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। हाँ 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, या तो भारत परिषद अधिनियम। याद रखना कि भारत में सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, तो ये दिया गया 1919 के द्वारा। आगे बोल रहा है 1919 के तहत ही जो है ना 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, मतलब ली आयोग 1923 से 24 ईस्वी सिफारिश पे किया गया था। बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा मतलब ली आयोग लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, जिसको ली आयोग बोलते हैं, सिफारिश पे किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। हाँ तो याद रखिएगा ना कि ली आयोग के सिफारिश पे जो है ना ली आयोग की जो है सिफारिश पे मतलब लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। किसका कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम था। अब भारत में बताइएगा, भारत में अभी पढ़े थे बिहार पुलिस सेट में, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने एवं केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करने का प्रस्तुत प्रावधान किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1919। हाँ 1919 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ 1919 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने एवं केंद्रीय बजट को राज्यों से बजट से अलग प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर विस्तारित किया गया। ठीक है, आगे बोला 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, परंतु प्रस्तावना नहीं थी। वह किस अधिनियम के द्वारा मतलब 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियां थी, परंतु प्रस्तावना नहीं थी? कौन सा अधिनियम में? 1935 ईस्वी का भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ना अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था। बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था, तो क्या होगा? 1935 का भारत शासन। हाँ तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ना अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर थे कि क्षेत्रों का उनकी देशी रियासतों को मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो, किंतु देशी रियासतों संधि में शामिल नहीं हुई और प्रस्तावित संघ अस्तित्व में नहीं आया। आगे बोल रहा है कि प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। ये किस नियम के द्वारा किया गया था? क्या होगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों में ऐच्छिक था। 6 प्रांतों में 2 सदन बने, जिन्हें विधान परिषद तथा विधानसभा कहा गया। शेष प्रांतों में केवल विधानसभा तथा नामक एक सदन वाला विधानमंडल बनाया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या होगा? 1935 का भारत शासन। 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो याद रखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ना 6 प्रांतों में 2 सदन बने, जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा गया, और शेष प्रांतों में केवल विधानसभा नामक एक सदन वाला विधानमंडल बनाया गया। आगे बोला इस अधिनियम के द्वारा मतलब इस 1935 का अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत, प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया गया था। तो याद रखिए कि 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था तथा का अंत कर प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया गया। आगे बोला 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? क्या होगा? तब क्या होगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा। हाँ तो इस 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ना द्वैध शासन की स्थापना की गई, और इसमें गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। आगे बोला 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही 1937 में जो है ना संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। तो याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 क्या थे? अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन में प्राप्त थी। ठीक है, आगे है दिया हुआ किसमें है ना कि 1935 ईस्वी के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। बताइए कुछ संघीय विषय जैसे है, संघ सूची में कौन कौन विषय आता है? बताइए संघीय सूची में विषय, संघीय विषय में जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, जनजातीय मामले आदि आरक्षित विषय थे, जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय एवं गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था। तो याद रखें कुछ संघीय विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, जनजातीय मामले आदि आरक्षित विषय थे, जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय एवं गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था।
आगे बोला 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था, क्या होगा? 1935। हाँ, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसका विस्तार जो है दलित जनजातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था। आगे बोल रहा है बर्मा को भारत से 1937 ईस्वी में पृथक कर दिया गया एवं सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग प्रांतों का दर्जा दिया गया। तो यह बर्मा को भारत से जो है ना कब पृथक कर दिया गया था और इसमें क्या किया गया, किसका दर्जा दिया गया था, बताइए? 1937 ईस्वी। हाँ, पूछेगा ना बर्मा को 1935 में जो है पृथक किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो क्या होगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस एवं जो है ना सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग प्रांतों का दर्जा दिया गया था। तो रहने दीजिए आज तक के लिए नहीं तक, आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे 1935 ईस्वी का अधिनियम एवं भारतीयों द्वारा प्रतिक्रिया, ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, कम पढ़िए, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड टॉपिक है।